नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज महान दार्शनिक कांट। विश्लेषणात्मक निर्णय। विश्लेषणात्मक निर्णय में अनिवार्यता और सार्वभौमता होती है। सभी विश्लेषणात्मक निर्णय प्रागनुभविक होते हैं। विश्लेषणात्मक निर्णय में उद्देश्य और विधेय में तादात्म्य संबंध होता है। विश्लेषणात्मक निर्णय का निषेध व्याघात होता है और नवीन ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। संश्लेषणात्मक निर्णय। संश्लेषणात्मक निर्णय में नवीनता होती है। अनिवार्यता और सार्वभौमता नहीं होती है। यदि संश्लेषणात्मक निर्णय आनुभविक निर्णय सत्य है तो सत्य होना अनिवार्य नहीं है। प्रागनुभविक निर्णय। इसकी प्रामाणिकता अनुभव पर आधारित नहीं है, परंतु जन्मजात नहीं है, वरन प्रागनुभविक ज्ञान प्रारंभ में अनुभव से ही होता है, परंतु एक बार जानने लेने के बाद उसकी प्रामाणिकता को निर्धारित करने के लिए अनुभव की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे 7 + 5 = 12 पहले से सीखना, ये अनिवार्य और सार्वभौम होते हैं। सभी विश्लेषणात्मक निर्णय प्रागनुभविक ही होते हैं, परंतु कांट का दर्शन समीक्षावाद, यह बुद्धिवाद और अनुभववाद का समन्वय है। ज्ञान बुद्धि और अनुभव का समन्वित रूप है। ज्ञान संश्लेषणात्मक प्रवाह प्रागनुभविक निर्णयों की समष्टि है। ज्ञान की सामग्री बाहर से आती है और उसे आकार बुद्धि द्वारा प्रदान किया जाता है। संश्लेषणात्मक प्रागनुभविक निर्णय की संभाव्यता। कांट यथार्थ ज्ञान की कसौटी के रूप में अनिवार्यता और सार्वभौमता के साथ साथ नवीनता को भी स्वीकार करते हैं। कांट ज्ञान को संश्लेषणात्मक प्रागनुभविक निर्णयों की समष्टि कहते हैं। संश्लेषणात्मक प्रागनुभविक निर्णय में विधेय उद्देश्य में सम्मिलित नहीं होता और साथ ही उसकी प्रामाणिकता अनुभव पर आधारित नहीं होती। कांट के अनुसार संश्लेषणात्मक प्रागनुभविक निर्णय गणित एवं भौतिक विज्ञान में संभव है। गणित में संभावना। इसे स्पष्ट करने के लिए कांट एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। 7 + 5 = 12। यहाँ 7 + 5 उद्देश्य है, जबकि 12 विधेय है। यहाँ विधेय उद्देश्य में सम्मिलित नहीं है और यह उद्देश्य के बारे में नवीन जानकारी देता है। यहाँ 12 को 7 + 5 का योग नहीं बल्कि योगफल है, क्योंकि 12 का संप्रत्यय अन्य रूपों में भी प्राप्त किया जा सकता है, जैसे 4 × 3 = 12, 6 × 6 = 12, 6 × 2 = 12 आदि। स्पष्ट है कि यह निर्णय संश्लेषणात्मक है, साथ ही प्रागनुभविक भी है, क्योंकि इसकी प्रामाणिकता अनुभव आधारित
नहीं है। अतः इस ज्ञान में अनिवार्यता, सार्वभौमता के साथ साथ नवीनता भी है। भौतिक विज्ञान में संभाव्यता। कांट यहाँ भी एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। जैसे सभी घटनाएं कारण कार्य से संचालित होती हैं, क्योंकि घटनाओं में कारण कार्य निहित नहीं होता, इसीलिए इसे संश्लेषणात्मक कहा जाएगा। साथ ही इसकी सत्यता सर्वव्यापक एवं अनिवार्य है, क्योंकि यह निर्णय प्रागनुभविक है। उल्लेखनीय है कि कांट द्वारा प्रस्तुत 12 बुद्धि विकल्पों में एक कारणता सिद्धांत भी है। अतः कारणता सिद्धांत प्रागनुभविक है। तत्वमीमांसा में संभावना। कांट के अनुसार तत्वमीमांसा के क्षेत्र में संश्लेषणात्मक प्रागनुभविक निर्णय संभव नहीं है। तत्वमीमांसीय परामर्श न तो देश काल संबंधित है और न ही बुद्धि विकल्पों से संबंधित है। बुद्धि विकल्पों की पहुंच केवल व्यवहारिक जगत तक है। अतः तत्वमीमांसा में संश्लेषणात्मक प्रागनुभविक निर्णय संभव नहीं है। ईश्वर, आत्मा आदि आस्था के विषय हैं, शुद्ध बुद्धि के नहीं। आलोचना। तार्किक अनुभववाद के अनुसार 2 ही प्रकार के कथन संभव हैं, संश्लेषणात्मक अनुभविक और विश्लेषणात्मक प्रागनुभविक। अब यदि किसी कथन को संश्लेषणात्मक प्रागनुभविक कहा जाए तो इसका आशय यह होगा कि संश्लेषणात्मक कथन जो अनुभविक नहीं है, अर्थात यहाँ स्पष्ट विरोधाभास है। दूसरे ए.जे. एयर के अनुसार कांट संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक निर्णयों के क्रम में अलग अलग मानदंड का प्रयोग करते हैं। जैसे गणित में 7 + 5 = 12 यदि तार्किक मानदंड लगाया जाए तो यह वास्तव में विश्लेषणात्मक कथन ही है, अर्थात विधेय 12 उद्देश्य 7-5 में ही समाहित है। अतः नवीनता नहीं है। अतः 7-5 = 12 में तदात्म संबंध है, कोई नवीन सूचना नहीं प्राप्त हो रही है। क्वाइन के अनुसार संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक निर्णयों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं है, दोनों ही अनुभवाश्रित हैं। भौतिक विज्ञान के निष्कर्ष में नवीनता तो होती है, परंतु वहाँ अनिवार्यता नहीं होती। भविष्य में उसके असत्य होने की संभावना होती है। देश और काल। कांट के अनुसार देश काल सभी संवेदनाओं का अनिवार्य आधार होता है। देश काल प्रागनुभविक हैं और देश काल संप्रत्यय नहीं है, बल्कि शुद्ध प्रत्यक्ष हैं। देश काल किसी भी ज्ञान संवेदना के पूर्व विद्यमान रहते हैं। हम दूर पास, आगे पीछे, ऊपर नीचे आदि शब्दों का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब हमें पहले से देश का ज्ञान हो। इसी प्रकार आज कल, दिन रात आदि तभी कह सकते हैं जब हमें पहले से ही काल का ज्ञान हो,
अतः दिक् और काल प्रागनुभविक हैं। स्वयं अनुभव देश काल पर निर्भर है, क्योंकि हम देश काल से रहित वस्तु की कल्पना नहीं कर सकते, परंतु हम वस्तु रहित देश काल की कल्पना कर सकते हैं। अतः देश काल आत्मनिष्ठ हैं, वस्तुनिष्ठ नहीं। देश काल शुद्ध प्रत्यक्ष हैं, संप्रत्यय नहीं, क्योंकि संप्रत्यय के निर्माण के लिए अनेक उदाहरणों की आवश्यकता होती है, परंतु देश भी एक है और काल भी एक है। देश काल का विभाजन सिर्फ व्यवहार में होता है। देश काल संप्रत्यय नहीं है, क्योंकि इसका कोई वास्तविक उदाहरण नहीं है। संप्रत्यय में गुणों की संख्या अपने उदाहरणों से कम होती है। उदाहरणों में अनेक गुण पाए जाते हैं, परंतु संप्रत्यय में केवल अनिवार्य और सार्वभौम धर्म ही सम्मिलित किए जाते हैं, जबकि देश और काल के तथाकथित उदाहरणों में जितने गुण पाए जाते हैं, वे सभी गुण देश काल में भी पाए जाते हैं। अतः देश और काल संप्रत्यय नहीं है। तीसरा, संप्रत्यय को अपने सभी उदाहरणों का योग मात्र नहीं है, जबकि देश काल अपने सभी उदाहरणों का योग मात्र है। वस्तुतः देश और काल असीम और अखंड हैं। यहाँ देश काल को प्रत्यक्ष कहने का आशय यह है कि संवेदनाएं देश काल के माध्यम से ही प्रत्यक्षित होती हैं। देश काल के अभाव में संवेदनाओं का प्रत्यक्षीकरण संभव नहीं है। आलोचना। रसेल के अनुसार यदि देश काल आत्मनिष्ठ है, तो फिर हम देश काल संबंधों को सदैव एक ही रूप में क्यों देखते हैं? हम सदैव यह देखते हैं कि दो आंखों के बीच एक नाक है। रसेल के अनुसार देश काल की अवधारणा वस्तु सापेक्ष है। वस्तुओं और घटना से बिल्कुल पृथक स्वतंत्र देश काल की कल्पना नहीं की जा सकती। ध्यान देने योग्य है, कांट ने देश के 3 आयाम लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई माना है, परंतु आइंस्टीन देश के 4 आयाम बताते हैं, जिसमें काल भी आता है। अतः काल भी देश का एक आयाम है। प्रज्ञा के प्रत्यय। कांट के अनुसार प्रज्ञा के 3 प्रत्यय हैं: ईश्वर का प्रत्यय, आत्मा का प्रत्यय, जगत का प्रत्यय। प्रज्ञा समझ से प्राप्त ज्ञान को वर्गीकृत करती है और उन्हें 3 प्रत्ययों के अंतर्गत लाकर समष्टिगत रूप प्रदान करती है। इस प्रकार 3 आदर्श मूलक स्थितियों का निर्माण होता है। पहला बौद्धिक सृष्टि विज्ञान, दूसरा बौद्धिक ईश्वर शास्त्र और तीसरा बौद्धिक मनोविज्ञान। प्रज्ञा के ये 3 प्रत्यय ज्ञान के निर्धारक हैं। ज्ञान के निर्मायक या संगठक तत्व नहीं हैं। ज्ञान की पूर्णता एवं चरम परिणति प्रज्ञा के प्रत्यय में ही होती है। यहाँ आदर्श ज्ञान प्राप्त होता है। इनका संबंध चाहिए से होता है। ये ज्ञान की सीमा का निर्धारण करते हैं। इस स्तर पर प्राप्त ज्ञान को
आदर्श ही समझना चाहिए। इन्हें वास्तविक या यथार्थ मानने पर भ्रम उत्पन्न होता है। यह परमार्थिक भ्रम होता है। इस प्रकार से 3 भ्रम होते हैं। पहला विप्रतिषेध, दूसरा आत्मा संबंधी भ्रम और तीसरा ईश्वर संबंधी भ्रम। विप्रतिषेध ऐसे विषयों पर चिंतन करने से उत्पन्न होता है जो वास्तव में प्रत्यक्ष से परे हैं। ज्ञान से परे होने के कारण इन पर संदेह भी नहीं किया जा सकता। प्रज्ञा विश्व को उसकी संपूर्णता में जानने का प्रयास करती है, परंतु हम विश्व को संपूर्णता में नहीं जान सकते और न ही विश्व को संपूर्णता में प्रत्यक्ष किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप प्रज्ञा द्वारा रचित विश्व विज्ञान में अंतर्विरोध उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों समान रूप से उचित प्रतीत होते हैं। पक्ष और विपक्ष के विरोधी तत्वों को ही प्रज्ञा का विरोधाभास कहा जाता है। धन्यवाद। नमस्कार। मैं संजीव कुमार।